गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं संजय कुमार सिंह पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग के दूसरे पार्ट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग का दूसरा पार्ट लेकर भी आप लोगों के समक्ष आ गया हूं। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कामा का प्रयोग, हम लोग कामा या अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हम लोग कामा का प्रयोग, कामा या अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह पंक्चुएशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी सेंटेंस को लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामा का प्रयोग किया जाता है। और जब सेंटेंस, विशेष तौर पर जब सेंटेंस लंबा होता है, जो निम्न प्रकार हैं, इसको हम बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंडीशन है वो नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। किस केस में लगता है प्यारे बच्चों? नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस के बाद हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमा मीन्स ये होता है कामा, एक बिंदी होती है, दो नहीं बल्कि एक बिंदी होती है। तो नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस के बाद जब हम किसी नाम को संबोधित करते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जब किसी नाम को संबोधित करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी को बुलाना है कि मोहन यहाँ आओ, मोहन घर जाओ, तो ऐसे कंडीशन में हम किसको संबोधित कर रहे हैं? मोहन को। किसको संबोधित कर रहे हैं? मोहन को संबोधित कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम मोहन को संबोधित करेंगे तो जिस व्यक्ति को हम संबोधित करते हैं उसके नाम के बाद हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, देख सकते हैं, मोहन केम टू मी, मोहन कम टू मी। इसका अर्थ ये होता है कि मोहन मेरे पास आओ। क्या होता है? मोहन मेरे पास आओ। इस सेंटेंस में मैंने किसको संबोधन किया है? मोहन को संबोधन किया है। मतलब कहने का ये है कि मैं मोहन को इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाया। दूसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, सीता डू योर वर्क। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अगले सेंटेंस में बोल रहे हैं कि सीता अपना काम करो। तो देखिए, सीता को हमने एड्रेस किया है। क्या किया है प्यारे बच्चों? एड्रेस किया है। क्या किया है? एड्रेस किया है। एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना। क्या होता है? किसी को संबोधित करना। तो जब हम किसी नाम को संबोधित करेंगे तो हमारा पहला केस बनता है कि नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस के बाद हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। आगे आप चलिए देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या होता है कामा के प्रयोग का। कामा के प्रयोग का दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस यदि किसी वाक्य के अंत में आए तो इसके पूर्व कॉमा का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, मान लीजिए कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं, जैसे हम बुलाते हैं कि अपना काम कर लो राहुल, अपना काम कर लो राहुल, तो इस कंडीशन में भी हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। जैसे कम टू मी रोहित। मैंने इस सेंटेंस में बोला है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। फिर हमने क्या किया? फुल स्टॉप का कॉमा का प्रयोग किया और फिर रोहित का नाम लिख करके हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सेंटेंस को, जैसे इस कंडीशन में और इस कंडीशन के सेंटेंस को हम तुलना करें तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले मैंने नाम को संबोधित किया है, उसके बाद मैंने सेंटेंस को बोला है। जबकि इस सेंटेंस में मैंने क्या किया है? पहले मैंने वाक्य को बोला है, उसके बाद किसी व्यक्ति को नाम से मैंने संबोधित किया है। जैसे कम टू मी, मेरे पास आओ रोहित, मेरे पास आओ रोहित। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस यदि वाक्य के अंत में आए
तो इसके पूर्व हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और सारे कंडीशन देख लेते हैं कि किन किन कंडीशन में हम कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर तीसरा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। कंडीशन जो हमारा है 3 है। कंडीशन 3 है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद मीन्स से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, जैसा कि हम आपको बताएंगे कि बाद में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, सबसे पहले हम इसको आपको बताना चाहेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है। जैसे कह दिया जाए कि द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड, काम पूरा करने के बाद, काम पूरा करने के बाद, देखिए काम पूरा करने के बाद, लेकिन मैं इसमें आगे कुछ बोल नहीं रहा हूँ। यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, फ्रेज का प्रयोग किया है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। आप देख सकते हैं फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो क्या होता है, इनकम्प्लीट अर्थ रखता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड वी वेंट टू मार्केट, कह रहा है यहाँ तक तो आपका फ्रेज है द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड, हमने कामा का प्रयोग किया है। फिर हमने लिखा कि वी वेंट टू मार्केट, हम बाजार चले गए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद भी हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, डे ब्रेकिंग वी रोज। आप देख सकते हैं कि डे के बाद हमने कामा का प्रयोग किया है और ब्रेकिंग के बाद भी हमने कामा का प्रयोग किया है, और उसके बाद मैंने सेंटेंस को लिखा है वी रोज हम उठ गए। कह के जैसे ही दिन निकला, जैसे ही दिन फूटा, तो दिन का फूटना मीन्स दिन का निकलना, सूरज की किरणों का निकलना। तो जैसे ही सूरज की किरणें निकली तो हम लोगों ने क्या किया, बिस्तर को छोड़ दिया। हम सभी लोग क्या हो गए, उठ गए, बिस्तर छोड़कर जग गए। तो इस कंडीशन में भी हम लोगों ने डे के बाद कामा और ब्रेकिंग के बाद कामा, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, वी रोज हम उठ गए, इस सेंटेंस को हम लोगों ने इन दोनों वर्डों से अलग कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद भी हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। अगला कंडीशन हम समझते हैं मेरे प्यारे छात्रों, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन वाक्य के बीच में आए तो भी हम पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। केस इन अपोजिशन क्या होता है, केस इन अपोजिशन को हम लोग समझते हैं कि केस इन अपोजिशन होता क्या है। केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। क्या होता है, साइड बाय साइड। अब साइड बाय साइड क्या, जब किसी नाउन के समान अर्थ रखने वाला वर्ड, जब किसी नाउन के समान अर्थ रखने वाला वर्ड अगल बगल में हो। कहाँ हो, अगल बगल। कहाँ हो, अगल बगल, अगल बगल हो। जब किसी नाउन के समान अर्थ रखने वाला, जब किसी नाउन या प्रनाउन का समान अर्थ रखने वाला वर्ड जब अगल बगल हो, बैठे हो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन बोलते हैं। जैसे मैंने कह दिया जाए, मैं कहूँ कि राम, मैं क्या कहूँ, राम। तो राम क्या है, नाउन है। और मैं कहूँ ए गुड बॉय, AGOOD, गुड बॉय। तो अब क्या, ए गुड बॉय किसको बोल रहे हैं, राम को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, राम को। यानी कि हम राम को ए गुड बॉय बोल रहे हैं। राम भी है, राम नाउन भी है, और राम एक गुड बॉय भी है, एक अच्छा लड़का भी है। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे छात्रों, जब किसी नाउन या प्रनाउन के समान अर्थ रखने वाला
वर्ड क्या वाक्य में अगल बगल आए, मतलब एक दूसरे के अगल बगल बैठे। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देख पा रहे होंगे कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्या है मेरे प्यारे छात्रों, नाउन है। और आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर क्या है, फ्रेज है। तो नाउन के समान अर्थ रखने वाला फ्रेज हमारा क्या है, आवर प्राइम मिनिस्टर। तो आवर प्राइम मिनिस्टर और आवर प्राइम मिनिस्टर और इंदिरा गांधी, आप देख सकते हैं कि दोनों कामा के द्वारा एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं। देखिए इंदिरा गांधी के बाद मैंने कामा का प्रयोग किया है और आवर प्राइम मिनिस्टर के बाद भी हमने कामा का प्रयोग किया है। तो जब दो किसी नाउन या प्रोनाउन के समान अर्थ रखने वाला वर्ड एक दूसरे के अगल बगल बैठे तो दोनों को अलग करने के लिए हम उसके पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद मैंने कॉमा का प्रयोग किया है और फिर मैंने इंदिरा गांधी के बाद भी कॉमा का प्रयोग किया है। फिर आवर प्राइम मिनिस्टर फ्रेज लिखने के बाद भी कॉमा का प्रयोग किया है। वाज शॉट डाइड, इसका अर्थ हो गया कि इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर मार दी गई थी। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर क्या कर दी गई थी, मार दी गई थी। इनको किसी ने गोली मार दिया था मेरे प्यारे छात्रों, मुझे नहीं पता कि कब मारा गया था, लेकिन मतलब इनको गोली मारा गया था। तो आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी के समान अर्थ रखने वाले और प्राइम मिनिस्टर फ्रेज को अगल बगल रखने के लिए हमने पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से केस इन अपोजिशन वाक्य के बीच में आए तो पहले और बाद में हम क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगला कंडीशन हम समझ लेते हैं कॉमा का प्रयोग कैसे करते हैं। अगला कंडीशन हमारा है ई, देखते हैं। प्रिंसिपल फ्रेज को वाक्य से पृथक करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, प्रिंसिपल फ्रेज को हम लोग समझते हैं। प्रिंसिपल फ्रेज को हम लोग जब किसी वाक्य से पृथक करेंगे तो हम इसके पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल फ्रेज वो वाक्य होता है जैसे आई रन अवे, आई रन अवे। जैसे हमारे वहाँ इंग्लिश में क्लाज दो प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लाज दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, और दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज। तो प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस वाक्य को समझेंगे। प्रिंसिपल क्लाज एक ऐसा क्लाज जो अपने आप में अर्थ को पूर्ण रखे, जैसे अपने आप में क्या करे, वाक्य अर्थ को पूर्ण रखे। आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने वाक्य आप में अपने अर्थ को क्या करता है, पूरा करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज। लेकिन और सबऑर्डिनेट क्लाज वो होता है जो अपने आप में अर्थ को कंप्लीट ना करे, अपने आप में अर्थ को कंप्लीट ना करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज बोलते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग लेते हैं, सीइंग द स्नेक, सीइंग द स्नेक, सांप को देखने के बाद या सांप को देख करके। अब देखिए सांप को देख करके, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सांप को देख करके, लेकिन आगे क्या, डर गया, भाग गया, घर में घुस गया, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। और उसके बाद हमने कॉमा का प्रयोग कर डाला है। तो आप देख सकते हैं सीइंग द स्नेक क्या है, आपका फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, मुख्य फ्रेज है, क्या है, मुख्य फ्रेज है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फ्रेज, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फ्रेज। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल फ्रेज है और यहाँ कॉमा के बाद हमने क्या लिखा है, आई रन अवे, आई रन अवे, आई रन अवे अपने आप में कंप्लीट अर्थ रहा, मैं भाग गया, मैं क्या किया, भाग गया। ये प्यारे छात्रों आपका ये वाक्य है, एक कंप्लीट वाक्य है, क्या है, कंप्लीट वाक्य है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस प्रिंसिपल फ्रेज को इस कंप्लीट सेंटेंस से अलग करने के लिए हमने इन दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फ्रेज को वाक्य से पृथक करने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे छात्रों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क का अर्थ होता है कि अपना काम पूरा करने के बाद या अपना काम ख़त्म करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। लेकिन आगे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्या घर चला गया, कहाँ चला गया या सो गया। मैंने ऐसा कुछ इस वीडियो में, इस पूरे लाइन में कॉमा के पहले बोला नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फ्रेज। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फ्रेज। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फ्रेज। जबकि यहीं दूसरे जगह देखिए जो हमने कॉमा के बाद लिखा है, ही वेंट टू मार्केट। क्या लिखा है? ही वेंट टू मार्केट। तो ही वेंट टू मार्केट, ये आपका आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका वाक्य है ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखता है। क्या अर्थ रखता है? कंप्लीट अर्थ रखता है। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार चला गया, ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार से एक पूर्ण सेंटेंस है। और यहाँ हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क अपने आप में इनकम्प्लीट अर्थ रखता है। इसलिए यह वाक्य में पहले आने के वजह से प्रिंसिपल फ्रेज की तरह से काम कर रहा है। और जिसको वाक्य से अलग करने के लिए इन दोनों के बीच में हमने क्या प्रयोग किया है? कामा का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फ्रेज को वाक्य से पृथक करने के लिए भी कोमा का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? जैसा कि मैं समझ सकता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लाज को अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब क्लाज क्या होता है? देखिए, अभी अभी मैंने कहा है कि क्लाज ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंस भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि क्लाज दो प्रकार के होते हैं, क्लाज प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज। क्या होता है? पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लाज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाज, क्लाज। तो प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज दो क्लाज होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि क्लाज को हम अलग करने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इफ़ यू कम, ये क्या है? आपका कंडीशनल सेंटेंस है मेरे प्यारे छात्रों। आई शैल गिव यू मनी, यदि तुम आते, यहाँ बोला गया है यदि तुम आते, यदि तुम आते, यदि तुम आते। तो यदि तुम आते तो मैं क्या करता? तुमको पैसा देता। लेकिन आप देख सकते हैं कि यदि तुम आते, लेकिन उसके बाद मैंने कोई शब्द कॉमा के पहले नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू कम अपने आप में इनकम्प्लीट अर्थ रख रहा है, कंडीशनल सेंटेंस भी है। तो इसको हम लोग को बोलेंगे क्लाज। क्या बोलेंगे? क्लाज। तो ये कौन सा क्लाज है? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाज है। क्यों? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाज है। और आई शैल गिव यू मनी अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखता है, इसलिए ये क्या है? आपका प्रिंसिपल क्लाज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखे उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं, और एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में इनकम्प्लीट अर्थ रखे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाज। तो इन दोनों सेंटेंस को मिला के पढ़ने पे ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, कंडीशनल सेंटेंस की तरह जो काम कर रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्लाज को, दोनों क्लाज को, प्रिंसिपल क्लाज को और इस सबऑर्डिनेट क्लाज को, दोनों को अलग अलग करने के लिए दोनों के बीच में हमने क्या प्रयोग किया है? कॉमा का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लाज को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। समझ लग गई होगी मेरे प्यारे छात्रों। दूसरे एग्जाम्पल हम समझते हैं। वी वीप, हम रोए। हम क्या किए? रोए। दो शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, जिसको हम लोग फ्रेज बोल सकते हैं। वी लॉफ, हम हंसे। हम रोए, हम हंसे। दोनों दोनों वर्ड आप देख सकते हैं कि
ग्रुप ऑफ वर्ड है, दो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, और दोनों को अलग अलग करने के लिए हमने दोनों के बीच में किसका प्रयोग किया है, कॉमा का प्रयोग किया हुआ है। फिर अगला हम बोल रहे हैं वी रन अवे फ्रॉम देयर, हम वहाँ से क्या किए, भाग गए। ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखता है, क्या है, कंप्लीट अर्थ रखता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। वी रन अवे फ्रॉम देयर, हम वहाँ से भाग गए, अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखने के लिए ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं वी वीप एंड कामा वी लव कामा, ये अपने आप में अलग अलग कंप्लीट अर्थ नहीं रखते हैं, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज एज ए फ्रेज की तरफ काम कर रहे हैं, जिनको अलग करने के लिए हमने बीच में क्या किया है, कामा का प्रयोग किया है। दोनों को अलग करने के लिए हमने क्या किया है, कामा का प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस रूल के तहत अनुसार ये जो हमारा सेंटेंस है कंप्लीट अर्थ रखता है, और शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए हमने दोनों जगह पर कॉमा का प्रयोग किया है। आगे हम लोग तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। द बॉय केम, लड़का आया। आप देख सकते हैं यहाँ भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, लेकिन दो 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 क्लास से मिलकर के हमारा सेंटेंस का निर्माण हुआ है। पहला क्या है, द बॉय केम, लड़का आया। लेकिन लड़का आया अपने, द बॉय केम, लड़का आया, ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट अर्थ रखता है, क्या है, कंप्लीट अर्थ रखता है, कंप्लीट अर्थ रखता है। लड़का आया एक तरीके से पूर्ण सेंटेंस है, क्या है, पूर्ण सेंटेंस है, पूर्ण सेंटेंस है, अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रकार का सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस को अलग हमने कर दिया, कामा का प्रयोग कर दिया है। सैट डाउन एंड टॉक्ड, बैठ गया और बातें किया, क्या किया, बैठ गया और बातें किया। ये भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट अर्थ रखता है, एक कंप्लीट वाक्य का निर्माण करता है। मैंने क्या बोला था, क्लॉज जो होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सेंटेंस भी होता है। यानी कि जब सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं तो इसमें दो क्लॉज का निर्माण हो रहा है, एक प्रिंसिपल, दोनों आपका क्या है, आप देख सकते हैं कि द बॉय केम, लड़का आया, सैट डाउन एंड टॉक, बैठ गया और बातें किया। तो इस तरीके से हम लोग क्लॉज को अलग करने के लिए भी हम लोगों ने कामा का प्रयोग किया है। लड़का आया, लड़का आया, लेकिन आगे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस होने के बावजूद भी पूर्ण अर्थ नहीं रखता है। लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ लिख दिया सैट डाउन एंड टॉक, बैठ गया और बातें किया, तो ये आप दोनों मिल करके अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट द बॉय केम आपका क्या हो गया, लड़का आया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और सैट डाउन एंड टॉक, बैठ गया और बातें किया, अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखने के वजह से प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और दोनों को अलग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों के बीच में हमने कामा का प्रयोग कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। अगला कंडीशन हमारा है मेरे प्यारे छात्रों, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। एफ क्लॉज को अलग करने के लिए भी कामा का प्रयोग करते हैं, इसको तो हम बता चुके हैं, ये वाला पॉइंट हमने पीछे समझा दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जी, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच जैसा कि आपको निम्न कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया गया होगा। तो जिसमें से एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों को अगर किसी सेंटेंस में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच बार बार रिपीटेशन करता है, बार बार रिपीटेशन करने का मतलब क्या, कि अगर एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को किसी सेंटेंस में अगर एक या दो बार रिपीट किया जाए तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं उनके बीच में कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सुरेश कामा राजेश एंड दिनेश आर फ्रेंड। आप देख सकते हैं कि क्या है, सुरेश क्या है, सुरेश क्या है आपका,
सुरेश आपका नाउन है, क्या है? नाउन है। नाउन है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन। तो सुरेश नाउन है, राजेश क्या है? नाउन है, और दिनेश क्या है? नाउन है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरे सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट किया गया है। तो पूरे सेंटेंस को लिखने के लिए हमने क्या किया है? सुरेश के बाद हमने कॉमा का प्रयोग किया है। फिर राजेश एंड दिनेश आर फ्रेंड, राजेश और दिनेश क्या हैं? मित्र हैं। तो जब हम एक ही सेंटेंस में दो से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच को नाउन को लिखते समय हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, दूसरे और तीसरे के बीच में हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग किए हैं, और इस तरीके से इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन से रिलेटेड है, जो कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का अंग होता है। नाउन प्रोनाउन, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं ना, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन एडजेक्टिव। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि यू क्या है? आपका प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। तो जब ये एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन जब आएंगे, दो या दो से अधिक प्रोनाउन आएंगे, तो उसको अलग करने के लिए हम बीच में क्या करेंगे? कॉमा का प्रयोग करेंगे। मैंने लिखा यू, फिर कॉमा लिखा, फिर मैंने क्या लिखा? ही, उसके बाद मैंने लिखा एंड आई डांस्ड। तो एक देख सकते हैं कि यू प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है,